हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे रीट एग्ज़ाम 2025 सीडीपी बाल विकास का पूरा निचोड़ इसी वीडियो में। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 100% पेपर पास कराने की गारंटी। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देर न करते हुए चलते हैं इस क्लास में आगे और देखते हैं इस क्लास में कि सीडीपी का पूरा निचोड़ क्या लिया गया है। तो देखना है आप सभी को यहाँ पर कि सबसे पहले लिया गया है क्या, समावेशी शिक्षा। समावेशी जो शिक्षा होती है क्या है, तो आपको ये देखना है समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी बच्चों, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ध्यान देना है, इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उनकी विशेषताओं, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी है। ध्यान देना है आप सभी को यहाँ पर। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है यहाँ पर, ताकि वह समाज में अपनी पहचान बना सके और समग्र विकास कर सके। समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है, तो आगे देखेंगे जो परिभाषा दी गई है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी बच्चों, विशेष रूप से विकलांग बच्चों को समान अवसर के साथ शिक्षा मिलती है। क्या है, समान अवसर के साथ शिक्षा मिलनी चाहिए। इस शिक्षा में बच्चों की विविधता का सम्मान किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा समाज का एक सक्रिय और महत्वपूर्ण सदस्य बने। प्रत्येक बच्चा क्या है, समाज का सक्रिय और महत्वपूर्ण सदस्य बने, इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखना है क्या यहाँ पर दिया गया है, क्या आप देखेंगे सभी बच्चों को समान अवसर, यानी समावेशी शिक्षा में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। समावेशी का मतलब है समान अवसर देना है। तो ध्यान देना है कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है। विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो विकलांग बच्चा होगा उसके लिए और महत्वपूर्ण क्या है, पहलू है। अब अगला क्या है, विविधता का सम्मान कैसे करना है। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं और शैक्षिक स्तर का सम्मान करते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। ये समावेशी शिक्षा होती है। अब आगे देखना है आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, संसाधनों और सहायता का प्रावधान। क्या है, विकलांग बच्चों के लिए उचित संसाधन, सहायक उपकरण और विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है ताकि वे सही तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्या है, ताकि वे सही तरीके से क्या है, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे क्या है, ध्यान देना है कि समाज में समावेश क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं होता है, बल्कि बच्चों को सामाजिक दृष्टिकोण से भी सशक्त बनाना होता है ताकि वे समाज में पूरी तरह से समाहित हो सकें। ये नहीं है कि केवल शिक्षा ही दी जाती है। अब आगे क्या है यहाँ पर कि समावेशी जो शिक्षा है उसके लाभ क्या है, तो देखेंगे समान अवसर। यह नीति बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या स्थिति कैसी भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या है, आगे दिया गया है लाभ आपका, शारीरिक और मानसिक विकास। समावेशी शिक्षा में
बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सामाजिक रूप से अधिक जिम्मेदार बनते भी हैं। इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। क्या होता? मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। आगे क्या है? आगे देखते हैं सामाजिक समावेश। विकलांगता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं, जिससे वे समाज में पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। ये तीसरा लाभ है। अब आगे क्या है? आगे देखना है आपको व्यक्तिगत और समग्र विकास। समावेशी शिक्षा बच्चों की व्यक्तिगत पहचान को साकार करने और उन्हें मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है। तो ध्यान देना है, ये आपका चौथा लाभ था। अब चुनौतियां क्या हैं? ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि चुनौतियां हैं समावेशी शिक्षा की। शिक्षकों की कमी। शिक्षकों की कमी क्या? सभी शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण की समस्या एक बड़ी क्या है? चुनौती है। अब आगे है आपकी क्या चुनौती दी गई है? संसाधनों की कमी। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए समुचित संसाधनों और सहायक उपकरणों की कमी हो सकती है, जो समावेशी शिक्षा के संचालन में रुकावट डाल सकती है। अब आगे क्या है? आगे दिया गया है सामाजिक पूर्वाग्रह। समाज में विकलांगता और अन्य विविधताओं के प्रति भेदभाव और पूर्वाग्रह की भावना भी समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में बाधक हो सकती है। ये आपकी चुनौतियां हैं। अब जो चौथी चुनौती है क्या है? और समावेशी शिक्षा यहीं पर क्या करेंगे? समाप्त की जाती है। कैसे? तो ध्यान देना है परिवारों का समर्थन। विकलांग बच्चों के परिवारों को समावेशी शिक्षा की लाभप्रदता को समझना और उसमें पूरी तरह से भाग लेना जरूरी है। अब क्या है? अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि राष्ट्रीय नीति 1986 और 1992 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नीतियाँ बनाई हैं, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार किया गया है। किसका? शैक्षिक अवसरों का विस्तार किया गया है। अब क्या है? आगे है आपके सामने यहाँ पर राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज यानी एक्ट 1995। इस डेट को आपको याद करना है। इस कानून के तहत विकलांगता वाले बच्चों के लिए समान अवसर और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। किसके? ध्यान देना है इस कानून के 1995 के तहत ध्यान देना है। अब क्या है? सभी के लिए शिक्षा। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन सी? समावेशी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। अब है संविधान की धारा। इम्पोर्टेंट लगा लेना यहाँ पर। ध्यान देना है कि 21 जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यह कानून सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हैं। अब क्या है? यहाँ पर है सुझाव। सुझाव क्या दिए गए हैं? सुझाव हैं शिक्षकों का प्रशिक्षण। समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना होगा, ताकि वे विशेष बच्चों के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सके। ध्यान देना है यहाँ पर। और आगे क्या है? आगे दिया गया है संसाधनों का प्रबंधन।
विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक सहायक उपकरण और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। अब आगे दिया गया है आपके सामने क्या है, सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण। समाज में विकलांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भेदभाव को समाप्त करना जरूरी है। क्या है, भेदभाव को समाप्त करना जरूरी है। अब आगे दिया गया है क्या कि पारिवारिक भागीदारी, बच्चों के परिवारों को समावेशी शिक्षा के महत्व को समझाना और उनका समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। अब क्या है, यहाँ पर देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट होगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2009। क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2009 CDP, यहाँ पर ध्यान देना है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी ध्यान देना इसका फुल फॉर्म ये दिया गया है। अब आपको ये देखना है कि जो RTE एक्ट जो 2009 है, तो इसमें आपको ये देखना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सामाजिक, कानूनी और संस्थागत संरचना प्रदान करता है। अब आगे है क्या, आगे दिया गया है यहाँ पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समान अधिकार, समाज में क्या होने चाहिए, समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है। यह उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन और अन्य सामाजिक सेवाओं में समान अवसर देने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और उन्हें समाज में समावेशी रूप से जीने का अवसर भी मिलता है। अब आगे दिया गया है क्या, ध्यान देना है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देना है। अल्बर्ट बंडूरा ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया जो यह बताता है कि लोग पर्यावरण, अपने व्यवहार और व्यक्तिगत कारकों जैसे विश्वास, विचार और भावना के बीच परस्पर क्रिया से सीखते हैं। इसे परस्पर नियतवाद भी कहा जाता है। ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है मुख्य तत्व क्या है। निरीक्षण अधिगम क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, जिसे मॉडलिंग या अनुकरण कहा जाता है। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना क्या कहलाता है, मॉडलिंग या अनुकरण कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखना है स्वप्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी, व्यक्ति का यह विश्वास कि वह किसी कार्य को करने में सक्षम है या नहीं। अब है प्रबलन यानी रेनफोर्समेंट और दंड, पनिशमेंट, सीखने की प्रक्रिया में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आगे क्या दिया गया है, आगे है यहाँ पर व्यक्तिगत, पर्यावरणीय और व्यावहारिक कारकों की परस्पर क्रिया, यानी ध्यान देना है व्यवहार केवल व्यक्ति के अंदर से नहीं आता बल्कि उसके आसपास के माहौल से भी प्रभावित होता है। ये आपको बात ध्यान देनी है। अब आगे दिया गया है क्या, इनके सिद्धांत में इम्पोर्टेंट है बेबी डॉल का प्रयोग। यदि आता है बेबी डॉल का प्रयोग तो अल्बर्ट बंडूरा ने
1961 में एक प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसमें बच्चों को एक गुड़िया के साथ रखा गया। ध्यान देना है, जिन बच्चों ने आक्रामक व्यवहार को देखा उन्होंने भी आक्रामकता दिखाई। ये आपको ध्यान देना है। अब क्या है, शिक्षा और व्यवहार में प्रयोग क्या थे। बच्चों के व्यवहार प्रबंधन में सकारात्मक मॉडलिंग से बच्चे अच्छे गुण सीखते हैं। क्या सीखते हैं, सकारात्मक यदि क्या है मॉडलिंग से बच्चे अच्छे गुण सीखते हैं, ना कि नकारात्मक। अब क्या है, आगे देखना है, आगे है आपके सामने दिया गया है मीडिया प्रभाव। टीवी और सोशल मीडिया बच्चों और बड़ों दोनों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्या, टीवी और सोशल मीडिया। अब आगे दिया गया है स्वास्थ्य और आत्म प्रेरणा। यदि किसी को आत्म प्रभावकारिता का विश्वास हो तो वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। किसको, लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब है क्या, यहाँ पर दिया गया है निष्कर्ष। बंडूरा की सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यह दर्शाती है कि सीखना केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं बल्कि पर्यवेक्षण और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भी होता है। यह शिक्षा, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ध्यान देना है। अब आगे क्या है, जेरोम ब्रूनर साहब का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया गया है क्या है, तो आपको यहाँ पर देखना है, इम्पोर्टेंट है। जेरोम ब्रूनर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि बच्चे अन्वेषण यानी खोज यानी डिस्कवरी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है। अब आगे क्या है कि ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं। अधिगम के 3 प्रकार के तरीके दिए हैं। ब्रूनर ने बताया कि बच्चे 3 चरणों में सीखते हैं। कितने में, 3। यदि आ जाते हैं जीन पियाजे ने तो 4 चरणों में। अब आपको ये देखना है क्रियात्मक जो है 0 से 1 वर्ष। इस चरण में बच्चा शारीरिक गतिविधियों फिजिकल एक्शन से सीखता है। किससे सीखता है, शारीरिक गतिविधियों से सीखता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, बच्चा खिलौने को छूकर, हिलाकर और मुंह में डालकर समझने की कोशिश करता है कि नहीं करता है। ये शारीरिक गतिविधियां कहलाती हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा दिया गया है प्रत्यक्ष प्रतिमानात्मक यानी आइकॉनिक मोड। 1 से 6 वर्ष या 2 से क्या है 7 वर्ष की एज में। ध्यान देना है। अब आपको इस चरण में बच्चा चित्रों और दृश्य संकेतों से सीखता है। किससे, चित्रों से और दृश्य यानी देखकर सीखता है। अब क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है, बच्चा किसी चीज को पहचानने के लिए उसकी छवि को अपने दिमाग में संग्रहित करता है। पहचानने के लिए उसकी जो छवि है, चित्र है, उसको अपने दिमाग में बैठा लेता है। अब अगला क्या है, प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक मोड। 7 वर्ष से और उससे अधिक, मतलब 7 से अधिक। तो अब आपको ये देखना है क्या दिया गया है। इस चरण में बच्चा भाषा, संख्या और प्रतीकों का उपयोग करके सोचता है। किसका, प्रतीकों का उपयोग करके सोचता है। उदाहरण क्या दिया गया, गणितीय सूत्र, शब्दों के अर्थ समझना, भाषा का उपयोग करके विचार व्यक्त करना। ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब क्या है, ध्यान देना है, खोज पर आधारित अधिगम। ब्रूनर का मानना था कि बच्चों को स्वयं चीज़ें खोजने और सीखने का मौका दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें सीधे उत्तर दे दिए जाएं।
मतलब उत्तर देने के बजाय उन्हें क्या है, खोजने का मौका दिया जाना चाहिए, स्वयं सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। अब अगला क्या है, आगे देखेंगे। यह तरीका सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा भी देता है। सक्रिय अधिगम जो एक्टिव रहते हैं। शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। ध्यान देना है, किसकी, मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर बच्चे को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सिखाना है तो शिक्षक सीधे उत्तर न देकर बच्चे को गेंद को ऊंचाई से गिराने का प्रयोग करने दें, जिससे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आसानी से सिखाया जा सके। अब आगे क्या है, ध्यान देना है। सर्पिल पाठ्यक्रम। ब्रूनर ने कहा कि कोई भी विषय किसी भी उम्र में सिखाया जा सकता है, बशर्ते उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। जटिल विषयों को सरल रूप में सिखाना चाहिए और समय समय पर उसे दोहराकर और विस्तृत करना चाहिए। मतलब जटिल विषय है उसको सरल रूप में सिखाने की कोशिश करनी चाहिए और समय समय पर क्या करना चाहिए, दोहराकर और उसे विस्तृत करना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर, इससे बच्चों की समझ धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होती जाती है। उदाहरण है, पहली कक्षा में बच्चा जोड़ घटाव सीखता है, फिर बड़े होकर वही बच्चा जटिल गणितीय समस्याएं हल कर सकता है। डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, पहले जोड़ घटाना गुणा इस प्रकार से सीखेगा, इसके बाद बड़े होकर क्या करेगा, जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर सकता है। अब आगे क्या है, आगे देखना है आपको कि संरचनात्मक अधिगम। ब्रूनर के अनुसार सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है और बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नई जानकारी को भी जोड़ते हैं। शिक्षक को बच्चे को समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करनी चाहिए। किसको, शिक्षक को। अब आगे क्या है, ध्यान देना है कि यह सिद्धांत जॉन ड्यूवी और पियाजे के विचारों से प्रभावित था। यदि आता है आपके एग्जाम में कि जो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है तो आपको जॉन ड्यूवी और पियाजे के विचारों से प्रभावित था। इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब क्या है, इनकी भूमिका क्या थी, तो आप देखेंगे ब्रूनर की शिक्षा में भूमिका, बाल केंद्रित शिक्षा। अब बच्चे को सीखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। व्यावहारिक शिक्षा क्या है, सिर्फ रटने के बजाय प्रयोगों और अनुभवों से सीखने पर जोर दें, यानी रटने के बजाय प्रयोग करने दें और अनुभवों से। अब क्या है, आगे दिया गया है समस्या आधारित अधिगम। बच्चों को प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के लिए भी प्रेरित करें। क्या, प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें। अब क्या है, यहाँ पर है, जेरोम ब्रूनर ने शिक्षा को अन्वेषण, अनुभव और संरचनात्मक तरीके से सीखने पर केंद्रित किया। उनका मानना था कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं और शिक्षकों को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि सिर्फ सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए। ये था आपका जेरोम ब्रूनर साहब का पूरा सिद्धांत। इम्पोर्टेंट है, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है ये आपको पूरा पढ़ना है और यदि जितना पढ़ाया जाएगा उतना आप पढ़ लेते हैं और फिर इससे बाहर जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो आगे देखना है क्या, अब ये है क्या, ध्यान देना है आपको, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF, पहले तो आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ये आपका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है NCF का। भारतीय शिक्षा प्रणाली का
एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्या है यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, दस्तावेज है क्या एनसीएफ, जो विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब आपको ये देखना है, अब तक भारत में 5 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ जारी की गई हैं। ये डेट आपको ध्यान देनी है। एनसीएफ 1975 में पहली, 1988 में दूसरी और एनसीएफ सन 2000 में क्या, तीसरी। अब आपको ये देखना है कि ये तो हो गई 3, अब रह गई 2। एनसीएफ 2005 सबसे व्यापक रूप से लागू की गई थी। एनसीएफ 2023 जो है 2023 जो है एनईपी 2020 के अनुसार नया संस्करण है। तो ये भी आपकी क्या है, 5वीं हो गई। अब आपको ध्यान देना है कि सिद्धांत क्या है। एनसीएफ 2005 के क्या है, एनसीएफ 2005 के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, ज्ञान को रटना नहीं है बल्कि अनुभव आधारित बनाना है। इस आ गया सामाजिक क्या है, समावेशी शिक्षा पर आधारित, कि रटना नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, ये हो गया क्या, रटना नहीं बल्कि अनुभव आधारित बनाना है। अब दूसरा है बच्चों को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने का अवसर देना है। अब है क्या, यहाँ पर है तीसरा, शिक्षा को अधिक लचीला और बहुविषयक बनाना। मूल्यांकन को केवल परीक्षा आधारित नहीं बल्कि सतत एवं व्यापक बनाना है। किस पर नहीं, परीक्षा आधारित नहीं बल्कि सतत एवं व्यापक बनाना है। अब है शिक्षकों के लिए नवाचारों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाना है। अब क्या है, आगे ध्यान देना है कि आगे दिया गया है आपके सामने यह विचार जॉन ड्यूवी, पियाजे और वाइगोत्स्की के शिक्षण सिद्धांतों से प्रेरित है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो बाल विकास है, बाल विकास और एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों को निष्क्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण करने वाला नहीं बल्कि सक्रिय खोजी, एक्टिव लर्नर माना गया है। अब क्या, एनसीएफ 2005 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रेरित है। अब आपको ये देखना है यहाँ पर क्या है कि गतिविधि आधारित शिक्षण, बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं में खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है। यह अनुभव के माध्यम से शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है, शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित। दोस्तों इस क्लास में आज इतना ही, इसके आगे पार्ट 2 में रहेगा। तो दोस्तों यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू गाइज।